हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आ गए हैं हम क्लास 12th की यूनिट नंबर 7 को लेकर, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो ओवरऑल पूरा जो चैप्टर है वो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है और लेटेस्ट कंटेंट भी सारे आपको मिलने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली ये रहे हमारे यूनिट कंटेंट्स। तो यूनिट कंटेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, ये पूरे जो यूनिट कंटेंट्स दे रखे हैं इसमें सिर्फ एक कंटेंट जो है वो एक टॉपिक जो है इस बार नया लाया गया है 2024-25 सिलेबस में। तो पूरे जो कंटेंट से पिछले सिलेबस से रिलेटेड है, बस एक कंटेंट चेंज करा गया है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटेंट अच्छे से रीड कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमारा स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है? नॉर्मल सी बात है यार, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में फंक्शनिंग होती है नॉर्मल, वो उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं ना, स्वाभाविक सी बात है। पर यहाँ पर कुछ अलग दे रखा है। यहाँ पे क्या बोला है कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होती है। भाई स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है यार, क्या है दे रखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन ट्रेनिंग एंड द बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट। मतलब यार ओवरऑल बात ये करी जा रही है यहाँ पर कि जब भी आप ट्रेनिंग के दौरान होते हो, कोई कंपटीशन में होते हो, है ना, या कोई बंदा है जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो उसकी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो किस तरीके से खेलते समय या कुछ करते समय कंपटीशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान उसके जो बॉडी मूवमेंट्स है किस तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी फिजियोलॉजी को जानना, उसके इंटरनल फंक्शन किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसको जानना, है ना, ताकि उसको इंजरी से प्रिवेंट कराया जाए या किसी भी चीज़ से उसको उसका परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। 2 नंबर में आती है। आप लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो और जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट दे रखा है हमको फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार ये पूछा जाने वाला है। अब ये आप लोगों को पूरा 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, पूरा जो लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इस तरीके से पूरे जो होते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर वो पूछे जा सकते हैं, या अलग अलग टुकड़ों में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक स्पीड का फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी का क्या होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा आपको पूछा जा सकता है या इस अलग अलग टुकड़ों में भी पूछा जा सकता है। तो यार बहुत अच्छे से पढ़ने वाला टॉपिक ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे, अपन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देखते हैं। पहले से नागिन निकाल। देखो सबसे पहले दे रखा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो पॉइंट याद रखना, उसके अंदर का आप लोगों को मन से लिख के आना है। तो मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला दे रखा है हमारा साइज ऑफ मसल। यार साइज ऑफ मसल मतलब स्ट्रेंथ को सबसे पहले जो डिटरमाइनिंग हम फैक्टर है जो देख रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई सी भी मसल को कौन कितना एक्सर्ट कर पा रहा है उसको ही हम स्ट्रेंथ पता चलती है। किसी भी बंदे की कौन कितना ज़्यादा कोई सी चीज़ को उठा पा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे एक पानी की बाल्टी उठानी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मुझे एक पानी की बाल्टी उठानी है, मैं नॉर्मली उठा लूंगा, है ना, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं तुम लोगों को बोल दूं कि यार मेरे को किसी को गोदी में उठाना है तो तुम फटाक से उठा लोगे। ठीक है, समझ सकते हो। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो सीधी सी बात है यार, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी का, है ना, कोई कितना मसल्स उसकी, मतलब सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है साइज ऑफ मसल, तो उसकी मसल में कितना दम है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं यार कि एक सामने खली लाइक बंदा है जिसकी मसल अलग ही दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी, एक नॉर्मल सा बंदा है जो उसको यूं ही गिरा देगा, उसकी मसल्स कम है, हम लोग देख के ही समझ जाते हैं, है ना, समझ जाते हैं। तो मसल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मसल्स। आपको स्वाभाविक सी बात है यार, किसी की अगर ज़्यादा मसल दिखती है हम लोगों को तो हमको पता चलता है इसकी यार साइज ऑफ मसल ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को बॉडी वेट। दूसरा पॉइंट दे रखा है बॉडी वेट। ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यार एक सूमो सा रेसलर है जो कि उसका बॉडी वेट 1 कुंटल से भी ऊपर है, और एक नॉर्मल सा बंदा है, वो दोनों फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी वेट वाला उसको आराम से हरा देगा, क्योंकि यार बॉडी वेट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर उसने धक्का दे दिया तो सामने वाले का कचूमर बन जाएगा, सबको पता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट होता है हमारा मसल कंपोजिशन। तो याद रखना, स्ट्रेंथ के लिए हमको चाहिए रहती है मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर, एक होती है स्लो ट्विच फाइबर। ठीक है, सो किस तरीके से इन फाइबर्स का जो कंपोजिशन है वो भी मैटर करता है। सो याद रखना, जेनेटिकली भी जो मसल कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन है फाइबर्स का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या रिलाई करता है। ठीक है, सो आप अगर ट्रेनिंग भी करते हो तो वहाँ पर आप अपनी मसल कंपोजिशन को बेटर बना के अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा डिटरमाइन कर सकते हो या ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मसल कंपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी यहाँ से स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो।
इसके अलावा दे रखा है हमको इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इम्पल्स। तो यार सीधी सी बात है यार, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि यार एक अलमीरा है, उसको हमको धकाना है या खसकाना है, ठीक है, 4 लोगों को बुलाया और एक साथ खसकाने के लिए भी बोला, या मैंने बोला 1 2 3 भारत माता की जय और खसकानी है, तो सारे मिलके एक साथ जैसे ही खसकाते हैं क्या होता है? नहीं खसकती, खसक जाती है। क्यों खसक जाती है? क्योंकि उस वक्त हमारा जो नर्वस इम्पल्स रहता है, कभी कभी क्या होता है यार, आप लोगों को पता है हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे होते हैं, पर हम जैसे ही जोश के साथ किसी काम को करने जाते हैं तो वो सही में भी हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारी जो नर्वस इम्पल्स वाली मसल होती है वो एक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यार हम लोग बोल सकते हैं कि यार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बंदा जिम में डेडलिफ्ट लगा रहा है, डेडलिफ्ट लगा रहा है ना, बहुत ज़्यादा वेट से डेडलिफ्ट लगा रहा है, पर उससे नी लग रही होती है ना, हमको देख के ही लगता है उससे नी लगेगी, बट क्या होता है कि यार 4 लोग उसको आइट साइड से चेयर करने लग जाए तो वो फटाक से उस चीज़ को उठा भी लेता है, क्योंकि उस समय पे होता कुछ भी नहीं है, हम लोगों को थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मिल जाता है और साथ ही हमारी जो इनवर्स इम्पल्स रहती है, नर्वस इम्पल्स जो रहती है वो एक्टिव हो जाती है ना। तो वो चेयर करने की वजह से हम लोगों की जो नर्वस इम्पल्स रहती है वो एक्टिव हो जाती है और हम लोग वो काम कर पाते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेंथ का डिटरमाइन करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ के लिए कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। इन लोगों को आप लोगों को जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ इसके अंदर इंग्लिश में लिख के आनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है हमको फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो वैसे फैक्टर जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। यार जैसा से सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि स्पीड क्या होती है, कि आप कितने समय में कितनी तेजी से भाग रहे हो, है ना, फास्टर रेट जो हमको बताती है वही स्पीड कहलाती है। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब यार सीधी सी बात है, यहाँ पे भी हमारे जो इम्पल्स नर्वस एक्टिव करने की बात कर रहा था पिछले पॉइंट में, वही होना चाहिए कि यार आपके जो ब्रेन में आ गया कि यार आज तो मेरे को बहुत तेजी से दौड़ना ही है, तो फिर आप बहुत तेजी से दौड़ लोगे। और वहीं अगर आपके ब्रेन ने बोल दिया आप लोगों को, है ना, या आपके मन ने बोल दिया आप लोगों को कि यार आज तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो हम वो सच में भी नहीं कर पाते हैं ना, आज मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगा, तो मैं सही में भी नहीं दौड़ पाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे ये मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पॉइंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डिटरमाइन करता है आपकी स्पीड को। सेकंड दे रखा है मसल कंपोजिशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, 2 प्रकार का हमारा फाइबर होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो स्लो टिच फाइबर होता है, एक फास्ट टिच फाइबर होता है। तो हमारी स्पीड डिटरमाइन करने के लिए मसल कंपोजिशन का सेकंड जो रोल रहता है, वो सेकंड जो पॉइंट रहता है फास्ट ट्विच फाइबर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमको स्पीड में छोटी से टाइम में बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर फास्ट ट्विच फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मसल कंपोजिशन भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड के लिए, ठीक है। थर्ड दे रखा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। यार जैसे ही नाम बताया मैंने, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आप लोग समझ सकते हो। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब क्या? आप लोगों को मैंने पिछले साल 11th क्लास में बताया था, 2 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। तो डायनामिक का एक पॉइंट था एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? जिसके अंदर आप लोगों को अपने पैरों के पावर को, मतलब जो हमारे लेग्स में पावर होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको स्पीड में दौड़ना होता है, तो हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैसे डिनाई करती है? हमारे लेग्स पावर से। तो यार आप लोगों को मैं बोलते ही हूँ कि यार जिम विम जाओ तो थोड़ा लेग्स वैक्स भी मारा करो। आप समझ सकते हो लेग्स वैक्स मारने से क्या होगा, आप लोगों के पैरों की पावर भी ज़्यादा हो जाएगी और आप जो समझ रहे हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं आप लोग तो नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत डिटरमाइन करती है स्पीड को, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं आप दौड़ रहे हो और आपके मसल में स्ट्रेचेबल हो जाए, या दौड़ते दौड़ते आपको थोड़ा सा पेन हो जाए, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि आप मूवमेंट करते हुए दौड़ते हो, ठीक है, तो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत लगती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है स्पीड के फिजियोलॉजिकल फैक्टर को, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बता दिए, आप लोगों को इसके अंदर मन से ही लिख के आना है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। सो अब हमारा नेक्स्ट दे रखा है, क्या फैक्टर है? फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो यार एंड्योरेंस क्या होता है कि आप कोई सी भी चीज़ें, कोई सी भी एक्टिविटी कितने लंबे समय तक परफॉर्म कर पा रहे हो, गलत मत समझना, ठीक है। फिर पहला दे रखा है पहला दे रखा है एरोबिक कैपेसिटी। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है यार भाई? सीधी सी बात है कि यार एरोबिक कैपेसिटी वो होती है जिसमें आपका जो VO2 लेवल रहता है वो कितना ज़्यादा मैक्स्ड है। VO2 लेवल मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कि आप लोग देखना बहुत सारे लोग होते हैं यार कि कोई सी भी एक्टिविटी करवाओ जो लंबे समय तक करना रहती है, वो हाँफने लग जाते हैं, हाँफने लग जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, उनके लंग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो वहीं आपकी एरोबिक कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है, ठीक है।
आपको अपने VO2 को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए। काय के थ्रू बन सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टेमिना को अच्छा करके। कैसे करोगे भाई? तो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ या इंडोरेंस वाली रनिंग करो आप, या फॉर एग्जांपल आप ट्रेडमिल पे दौड़ो आप, या कुछ कोई सी भी एक्टिविटी करो जिससे आप लोग अपने इंड्योरेंस ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी को यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है ये इंड्योरेंस। सेकंड दे रखा है हमारा लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ये क्या? तो याद रखना है यहाँ पर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो होता है ये जितना ज़्यादा बेटर रहेगा तो वहीं हमारी टायर्डनेस है या हमारा जो फैटिग है उसको ये डिले करता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको बाद में आप थकोगे नहीं बहुत जल्दी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये भी आपके इंड्योरेंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमको मूवमेंट इकोनॉमी। सो मूवमेंट इकोनॉमी क्या होती है भैया? तो मूवमेंट इकोनॉमी इन द सेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को 20 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो क्या आप 20 किलोमीटर तक बहुत तेजी से भाग जाओगे? नहीं भागोगे ना। आप क्या करोगे? धीरे धीरे भागना चालू करोगे, या क्योंकि आपको पता है मेरे को 20 किलोमीटर भागना है। ऐसा तो नहीं है आप एकदम से बहुत तेजी से भाग जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। या फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारी बाइक में भी, हमारे बाइक में एक ग्रीन कलर का सिग्नल होता है जिससे आपको हम बिल्कुल तेज नहीं चलाते हैं क्योंकि हमारा पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक इकोनॉमी बना के चलते हैं, है ना। वो अलर्ट करता रहता है हमको, वो जो मीटर रहता है ग्रीन कलर का सिग्नल रहता है वो अलर्ट करता रहता है कि हमको इतनी इकोनॉमी के अंदर चलना है, ठीक है। फॉर इसीलिए हम धीरे धीरे दौड़ते हुए 20 किलोमीटर को कंप्लीट करेंगे। तो ये मूवमेंट इकोनॉमी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट इकोनॉमी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यही जो आपको डिटरमाइन करता है काय को? इंड्योरेंस को। नेक्स्ट दे रखा है हमारा मसल कंपोजिशन। तो यहाँ पर मसल कंपोजिशन के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है यहाँ पर स्लो टिच फाइबर। क्योंकि यार इंड्योरेंस के अंदर ज़्यादा देर तक थकना नहीं होता है हमें, तो स्लो टिच फाइबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर। तो ये याद रखना, इंड्योरेंस को इस तरीके से डिटरमाइन करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो यार याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तुमको पता है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले दे रखा है इसके अंदर पॉइंट मसल स्ट्रेंथ। यार ऑब्वियस सी बात है मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यार मसल में अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो आप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को स्प्लिट करने के लिए बोल दिया है ना, और आपको स्प्लिट आपकी मसल में जान ही नहीं है, तो आप स्प्लिट कैसे करोगे? आपकी तो मतलब क्या बोल सकते हैं, फट ही जाएगी। गलत मत सोचना, इन द सेंस ऑब्वियस सी बात है यार कि स्ट्रेच ही नहीं कर पाओगे, आपकी कहीं ना कहीं मसल में जान ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एज एंड जेंडर। तो यार एज और जेंडर भी बहुत कहीं ना कहीं डिनाई करता है ये सीधी सी बात है। एज मतलब इन द सेंस यार एक छोटा बच्चा है उसकी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बड़े बच्चे के, है ना। फॉर एग्जांपल आप जेंडर की कैसे बात करेंगे? तो जेंडर में यार ऑब्वियस सी बात है लड़कियों की स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा होती है लड़कों से, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ होती है। देन दे रखा है हमको स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल का मतलब क्या है यहाँ पर कि यार जो बंदा कहीं एरोबिक की एक्सरसाइज में जा रहा है या जुम्बा की एक्सरसाइज में जा रहा है तो वहाँ उसको स्ट्रेचेबिलिटी कराई जाती है, उसकी मसल को स्ट्रेचेबिलिटी करना सिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्या दे रखा है? प्रीवियस इंजरी। भाई प्रीवियस इंजरी का मतलब क्या है यहाँ पे? यार इन द सेंस मैं बोल दूं कि यार मेरे तो शोल्डर डिसलोकेट था कुछ टाइम पहले, है ना। मेरे को प्रीवियस इंजरी में शोल्डर डिसलोकेट था। अब मेरे को कोई सी अपर लिम में कोई सी फ्लेक्सिबिलिटी करके दिखाना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वो कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे को तो पहले से प्रीवियस इंजरी है। तो प्रीवियस इंजरी भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिनाई करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को। आप लोग ये सिर्फ इसके चार कुछ मैंने जितने भी बताए इसके फैक्टर्स, इसके चार पॉइंट लिख के आ जाओ, उनको समझा के आ जाओ, ठीक है। आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक का भी यूज कर लेना आप लोग, उसको पढ़ के जाना आपके नोट्स को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज और ये पूरे के पूरे जो आपको लिख के आने हैं वो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। यार सीधी सी बात है यहाँ पर कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं उसके अंदर? तो वही चीज़ है यार, मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या क्या है? आपका जो लंग्स रहता है, आपका जो हार्ट रहता है, उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को, वो डिपेंड करता है क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो वो चीज़ें हमको कुछ पॉइंट होते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट। तो यार सीधी सी बात है, आपके हार्ट का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपका जो हार्ट पंप है वो सही से होने लग जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है? डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। यार आपको सीधी सी बात है, अगर आपका हार्ट रेट स्लो है तो वो आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो क्या बोल सकते हैं उसका, आपका जो ब्लड का
सप्लाई है, मतलब जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका स्मूथ हो जाएगा कंडक्शन वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज होते हैं जिनका, वो भी सही हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर क्या करेगा, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यार मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर जो हमारी VO2 वाली वॉल्यूम होती है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटेक बोलते हैं हम लोग, है ना, VO2 जो है वो भी मैक्स हो जाएगी, ठीक है। आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो होता है इंक्रीज इन इंड्योरेंस, यार कोई ना कोई इंसान जो थक जाते हैं, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब थक जाते हैं जल्दी से, वो भी कहीं ना कहीं थकेंगे नहीं और वो सही हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लंग्स की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, आपके लंग्स एक्सपांड हो जाएंगे, आप लोग कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ये वाला जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन मस्कुलर सिस्टम। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके मस्कुलर सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है। यार स्वाभाविक सी बात है, एक्सरसाइज करते हैं तो मैं तो बहुत करता हूँ, तो मसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। ऑब्वियस सी बात है कि आप रोज रेगुलरली अगर कोई से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपकी शेप और साइज बदलती हुई दिखेगी मसल्स वहाँ की। फॉर एग्जाम्पल यार आप लोग बाइसेप्स लगा रहे हो, ठीक है, तो आप बाइसेप्स कंटिन्यूज लगा रहे हो, है ना, 2-3 महीने कंटिन्यू कर रहे हो या 1 महीने, अगर आप 1 दिन बाद कंटिन्यू करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो वाली जो मसल है वो दुखने लग जाएगी, है ना, या वहां पे थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा दिखने लग जाएगा, आपका शेप अच्छा दिखने लग जाएगा, शेप साइज चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, है ना, मतलब आपकी जो कैपिलरीज होती है बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं बनने लग जाएगी, आपकी कैपिलरीज एक्स्ट्रा बनने लग जाएगी, ठीक है। ये बोल सकते हैं अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो। देन दे रखा है हमारा कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। एक्स्ट्रा फैट इन द सेंस, यार कुछ लोग नहीं होते बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यार मेरा तो देख बाइसेप देख कितना ज्यादा है, भाई वो बाइसेप नहीं होता। बाइसेप मतलब इन द सेंस वो नहीं होता है, उसको वो फैट बोलते हैं, एक्स्ट्रा फैट होता है वो, ठीक है। आप कोई एस्थेटिक देखने नहीं लग जाओगे, ठीक है, आप मतलब एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, वो इन द सेंस आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। देन दे रखा है हमको इंक्रीज फूड स्टोरेज। यार स्वाभाविक सी बात है, हमको खाना वाने की भूख लगने लग जाती है, हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी जो डाइट होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यार कि कोई बंदा है जिम विम नहीं जाता था, पहली बार अगर जिम जाएगा, ठीक है, या जिम जाएगा या कोई सा भी ट्रेनिंग करने जाएगा कहीं पे भी, है ना, तो क्या होगा, वो जब घर आएगा तो उसको भूख लगने लग जाएगी। वो 2 रोटी खाता था वो 5 रोटी खाने लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोटा हो जाएगा, मोटा नहीं हो रहा, उसकी जो बॉडी रहती है वो इतना रिक्वायर्डनेस मांग रही है उससे, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या रखा है हम लोगों को, एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट। या ऑब्वियस सी बात है आप हेल्दी हो जाओगे, आपके एक्सरसाइज करने से आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। फिर क्या दे रखा है, नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम एक्टिव। आपके जितने भी बॉडी के अंदर फाइबर होते हैं जो नॉन फंक्शनिंग होते हैं, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यार आप लोगों की मसल्स ग्रो होने लग जाती है आपके वहां के भी। फॉर एग्जांपल बाइसेप कर रहे हो तो बाइसेप के जो फाइबर रहते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, है ना। मेरे को कमेंट करके बताना नॉन न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव फाइबर्स क्या होते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एफिशिएंसी एंड मूवमेंट ऑफ मसल। अरे यार आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी मूवमेंट ऑफ मसल की, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर क्या दे रखा है, बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है आपका बॉडी पोस्चर अच्छा दिखने लग जाएगा, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग क्या मतलब स्मार्ट हैंडसम वाले हो जाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है हमको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला है क्योंकि इस बार नया ऐड किया गया है, तो इस बार पूछा जा सकता है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि यार आपकी जो एजिंग रहती है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सब कुछ चीज़ें कम होती जाती है। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए पर ऐसा होता ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि यार जब छोटे रहते हैं हम लोग, चाइल्डहुड में रहते हैं, फिर एडल्टहुड में आते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसको डिक्लाइन करते ही जाते हैं। इस तरीके से हमारी कुछ मसल्स जो रहती हैं वो डिक्लाइन होती जाती है, तो इसीलिए एजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, मसल स्ट्रेंथ। यार स्वाभाविक सी बात है आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं आपकी कम होने लग जाती है, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, वो वाला नहीं, है ना, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है आपका न्यूरल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, आपकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका ब्रेन जितना भी रहता है वो कहीं ना कहीं कम समझना बुझने की शक्ति होती जाती है आप लोगों को, है ना। और इंडोक्राइन चेंजेस भी होते हैं आपके साथ साथ, है ना। इंडोक्राइन चेंजेस मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप लोग
आप लोगों की जो वो नहीं होते हार्मोनल जो चेंजेस होते थे वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे, जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेंगे। फिर दे रखा है हम लोगों को पल्मरी फंक्शंस आपके वो भी वर्क नहीं करने लग जाते हैं उस समय पे, है ना, कहीं ना कहीं। फिर दे रखा है कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, तो यार आपका जो हार्ट रहता है, आपका जो सांस लेने वाली चीज़ें रहती है, रेस्पिरेटरी रहता है ना, या आपका जो जितना भी बॉडी का ओवरऑल फंक्शनिंग रहता है वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है ड्यू टू दी एजिंग, है ना। आपका जो बॉडी कंपोजिशन है वो भी कहीं ना कहीं आपका कम होते जाएगा, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे दिखते थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे। आपकी जो सुनने की क्षमता होती थी, जो आप सुन पाते थे, या आप ऐसा नहीं बोलोगे कि आपको सुनने में तकलीफ हो जाती है, बस ये रहता है कि आपके जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं ड्यू टू दी एजिंग, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीबीएसई में इस बार पूछा जा सकता है, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती है, स्वाभाविक सी बात है यार, स्पोर्ट्स इंजरी बहुत कॉमन सी चीज़ है। ड्यू टू दी फील्ड हम लोग कहीं ना कहीं गिर जाते हैं या लग जाती है हमको, तो वो इंजरी जो होती है ना, हम लोगों को चोट वोट जो आ जाती है उसको ही हम इंजरी बोलते हैं, ठीक है। वो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकती है, कंपटीशन के दौरान भी हो सकती है, पर इंजरी जो रहती है एक सीरियस भी होती है, एक नॉर्मल भी होती है, ठीक है। तो वही सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। मतलब नॉर्मल सा फिनोमिना है इसका, ठीक है। प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ रहती है स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर। पर जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत सारी बताई गई हैं, जो हमारे सीबीएसई में लेटेस्ट सिलेबस में बताई गई हैं, तो आइए देखते हैं हम वो कौन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं जो इस बार बताई गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को कि क्लासिफिकेशन कौन कौन प्रकार की इंजरीज होती है। सबसे पहले दे रखी है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जैसा कि नाम में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब यार जो स्वाभाविक सी बात है, जो आपके मसल वसल पे लग जाती है ना आप लोगों को चोटें, तो वही मसल पे जो लगने वाली चोटें होती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। एंड देन रखा है बोन इंजरी, नाम से ही पता चल रहा है बोन इंजरी मतलब क्या, आपकी जो हड्डियों में टूट जाती है, हड्डियाँ टूट जाती है ना, लाइक इसको आप स्लैश करके फ्रैक्चर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बोन इंजरी होती है। देख दे रखा है हमको जॉइंट इंजरी, जॉइंट्स में जो इंजरी होती है उसको हम जॉइंट इंजरी बोलते हैं। ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, पर पहले जो दो हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोन इंजरी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अभी तक का, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार मैं आप लोगों को वही वाली इंजरी पढ़ा रहा हूँ जो कि आपकी लेटेस्ट सिलेबस के अंदर दे रखी है। पहला दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है भाई, तो यार स्वाभाविक सी बात है यार, आप लोग जब खेलते रहते हो नॉर्मली कहीं प्लेग्राउंड में और आप लोगों को जो लग नहीं जाता है, खरोच वरोच आ जाती है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये डायरेक्ट हेड इंजरी होती है, ठीक है। ये कोई बड़ा या मेजर नहीं होता है ना, माइनर सा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है। तो नेक्स्ट इंजरी का नाम है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है भाई यार, जहाँ पर आपकी मसल जो रहती है वो कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो जाए, या आपकी जो मसल रहती है वो कहीं ना कहीं पुल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आपकी जो मसल है वो कहीं ना कहीं ट्विस्ट ही हो जाए। लाइक कैसे होगी आपकी ट्विस्ट, फॉर एग्जांपल यार आप लोग मेरे को ये बात समझो कि आप लोगों का आपकी वाली से झगड़ा हो गया, एंड देन आप वो आपसे झगड़ा करके जा ही रही थी और आपने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, कि यार नहीं तू तो नहीं जाएगी, और उसकी वजह से हाथ पकड़ने की वजह से हुआ कुछ भी नहीं, आपका उसका हाथ खिंचा गया, वहाँ की उसकी मसल खिंचा गई, वहीं कहीं ना कहीं ट्विस्ट हो गई या पुलअप हो गई उसकी मसल। तो वहाँ पर कुछ क्या हुआ, उसकी कलाई पे थोड़ा सा अंदर ब्रेक आ गया, ठीक है, उसकी मसल स्ट्रेच हो गई, वहाँ पे ओवर स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो वो नी भी कर रही होगी ना आपसे ब्रेकअप, तो वो आप कर लेगी, ठीक है, क्योंकि इस इंजरी की वजह से। तो यही होता है स्ट्रेन। तो आप लोगों को याद रखना है, मैं तो एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना। तो स्ट्रेन यही होता है, याद रखना है, इसकी डेफिनेशन याद रख लो बस। नेक्स्ट हमको दे रखा है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है कि यार आपका जो लिगामेंट है वो कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच हो जाए, या आपके लिगामेंट की जो मसल है वो टूट जाए बोल सकते हैं, है ना। तो उसके वजह से आपका अलाइनमेंट इंजरी हो जाए आप लोगों को। फॉर एग्जांपल यार आप, मैं बोल सकता हूँ कि यार आप क्या बोल सकता हूँ कि आप लोग आप खेतों में पकड़ा जाएं, ठीक है, कुछ गलत काम करते हुए। तो आप लोग जब भागते हैं तो खेतों की क्या होती है, ज़मीन आड़ी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से आपके पाँव की मसल टेढ़ी हो जाए या आपका पाँव ट्विस्ट हो जाए, और आप लोगों को वहाँ पर आपका जो ओवर स्ट्रेच हो जाए, आपके लिगामेंट की टीयरिंग हो जाए, ठीक है। तो वही होता है स्प्रेन, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो हमने आप 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, प्राइस एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है प्राइस करके, है ना। तो वही इसके अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। यही इसका ट्रीटमेंट होता है। प्राइस क्या होता है, प्राइस का मतलब पी से होता है प्रोटेक्ट करना, आर से होता है रेस्ट करना, टी से मतलब आई से होता है आइजिंग देना, ई से होता है आपका इवोल्यूट करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको राइस भी बोलते हैं और प्राइस भी बोलते हैं। दो तरीके से ट्रीटमेंट पूछा जाता है, दोनों टर्म पूछा जाए तो आप लिख के आ जाना, ठीक है। पर हिंदी में अगर अपन स्प्रैन को बोले तो मोच आ जाना वाला जो हिंदी वाला वर्ड होता है वही होता है, ठीक है। तो नॉर्मल से लिख के आ जाना।
सो नेक्स्ट इंजरी दे रखी है हमारी अब्रेशन। अब्रेशन क्या होता है यार, सीधी सी बात है यार, एब्रेशन एक ऐसी प्रकार की इंजरी है जिसके अंदर आपको मेजर इंजरी है। ये क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा घिसा गया आप किसी चीज़ से। फॉर एग्जांपल यार, आप कोचिंग के सामने स्टंट दिखा रहे थे बाइक से और आप बिल्कुल ज़्यादा ही घिसा गए हैं ना रेती वेती में, और आपका जिस तरीके से इसमें दिख रहा है ना बिरा घिसा गया है ये, तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डियां विजिबल होने लग जाए। या फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स खेल रहे थे और फुटबॉल में आपने किक मारी और सामने वाले ने आपको धक्का दिया और आप धक्का ऐसा दिया कि आप पूरे नीचे रगड़ा गए और आपकी हड्डियां भी दिखने लग जाए, तो थोड़ी मेजर इंजरी होती है ना। तो ये ऐसा होता ही है, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं उनको ज़्यादा हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल एक कंफ्यूजन करके भी इंजरी होती है, उसके बड़े पापा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब्रेशन ये चीज़ है। तो नेक्स्ट इंजरी दे रखा है हमको लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी होता है। आप लोगों को पहली चीज़ तो ये याद रखनी है, बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी है। ये होता कैसे, फॉर एग्जांपल यार आपका कोई सा बोल सकते हैं ऐसा स्पोर्ट्स का कोई सा इक्विपमेंट है जो आपके अंदर घुस जाए। लाइक यार कोई सामने वाला है फॉर उसका क्रिकेट का हेलमेट है, आप रनिंग दौड़ रहे थे, दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे थे और आप लोग उससे टकरा जाएं और आप लोगों को बिल्कुल उसमें आपकी मसल के अंदर कट ही लग जाए, बहुत ज़्यादा अंदर गहरा कट लग जाए, जैसा कि इसके अंदर हाथ में दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कट लग जाए, आपकी मसल ही कट जाए कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मसल कट जाए तो आप लोगों को हो सकता है उसको ट्रीट करने के लिए आपको स्टिचेस भी लगाना पड़ जाए, और इस प्रकार की मेजर इंजरी को हम लेसरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ही होती है, याद रखना आप लोग। या आप कोई से फुटबॉल ग्राउंड में हो, फुटबॉल ग्राउंड में आपके पोल के अंदर ही घुस जाते हो और जिसकी वजह से आपको कट जाता दिखोनी कोई सी चीज़ से, है ना, तो वो सब चीज़ें लेसरेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो ये होता ऐसे ही है, आप लोग याद रखना, पर बहुत ज़्यादा मेजर है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट इंजरी दे देखिए हमारी इंसीजन। इंसीजन जो लेस रहता है वो लेसरेशन के छोटे बोल सकते हैं पापा होते हैं, है ना। ऐसा बोल सकते हैं जो वो लोग नहीं होते बाबू वाले, बाबू सोना वाले, बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। बाबू बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। सो ये वही लोग होते हैं जो यार बाबू के चक्कर में हाथ वाथ काट लेते हैं, अपने 4-5 स्टिचेस मार लेते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार की मेजर इंजरी है, याद रखना। और ये वीडियो की वजह से आप लोग इसको याद तो रख ही लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देकर रखा है हमको बोन इंजरीज, मतलब कि यार हमारा जो बोन फ्रैक्चर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, या बोन की इंजरीज कैसे। तो इसके अंदर सबसे पहले दे रखा है हम लोगों को सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, ऐसा फ्रैक्चर जो कि आपको बाहर से विजिबल नहीं होता है पर अंदर हड्डी टूट चुकी होती है। कहीं ना कहीं आपका दोस्त पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बोल रहा है आप लोगों को कि यार भाई मेरा सच में भी दुख रहा है पैर, मतलब उसको पता होता है कि यार मेरी हड्डी टूट चुकी है अंदर से, और पर दोस्त लोग क्या उसका मजाक बना रहे होते हैं यार कि कुछ भी नहीं लगी, इसको तो दिख ही नहीं रहा है, बाहर से नहीं दिखेगा वो आपको, अंदर से फ्रैक्चर है। जब एक्सरे कराया जाता है तो वो अंदर से हड्डी टूटी हुई मारी जाती है, ठीक है। तो ऐसे टाइप को फ्रैक्चर को बोलते हैं हम लोग सिंपल फ्रैक्चर, याद रखना, ठीक है। इसमें बाहर से समझ नहीं आता है पर अंदर से सही में भी फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सो इसी के साथ नेक्स्ट होता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर इसका थोड़ा सा रिवर्स है, मतलब सीधी सी बात है यार, इसमें देखो आप लोग कंपाउंड फ्रैक्चर की आपको फोटो देख रहा होगा, इसमें आपके उसकी हड्डी बाहर ही आ गई है, मतलब ये विजिबल होता है, दिखता है आपका फ्रैक्चर हो ही चुका है, ठीक है। इट इज अ फ्रैक्चर लाइक ब्रेक और क्रैक इन योर बोन दैट इज विजिबल थ्रू योर स्किन, मतलब कहीं ना कहीं विजिबल दिख रही है आप लोगों को अलग से, इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी होता है और ऑब्लिक फ्रैक्चर भी होता है, दोनों में इसी इमेज से समझा दूंगा आप लोगों को। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या होता है, जैसा कि ट्रांसफर फ्रैक्चर की इमेज दिख रही होगी आप लोगों को, इसमें बिल्कुल बीच से हड्डी कटी हुई है, मतलब 90 डिग्री एट द राइट एंगल, 90 डिग्री से जो हड्डी कट जाती है या टूट जाती है उसको ट्रांसफर फ्रैक्चर बोलते हैं। और वहीं सेकंड इमेज में दिख रहा होगा आपको लोगों को ऑब्लिक फ्रैक्चर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल मतलब ऑब्लिक कटी हुई है, लाइक 45 डिग्री में ट्रैंगुलर कटी हुई है हड्डी, इसके टूटी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये लाभ आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सो यही होते हैं हमारे ट्रांसफर्स और ऑब्लिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा होता है कम्युनिटी फ्रैक्चर। ये क्या फ्रैक्चर होता है, जिसमें यार हड्डियां बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है, अलग ही दिखने लग जाती है, बारीक बारीक हड्डियां बिल्कुल गिरी जाती है, चूरा चूरा मतलब टूटी जाए कहीं ना कहीं पूरी एक्सीडेंट के कारण, इसकी हड्डियां टूटी जाए पूरी, ठीक है, अलग अलग हो जाए हड्डियां, है ना, पूरा क्रस्ड ही हो जाए, चूरा ही हो जाए उसका, ठीक है, वो होता है कम्युनिटी फ्रैक्चर, है ना। नेक्स्ट दे रखा है हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, तो यार आप लोगों को जैसा पता होगा जो हड्डियां रहती है वो कहीं ना कहीं ऊपर से सॉफ्ट रहती है, मतलब ऊपर से कहीं ना कहीं कड़क नहीं होती है, नीचे जितनी जाते जाओगे उतनी कड़क होती जाती है हड्डियां। वैसे ही आपकी जो हड्डियों का ऊपर का जो भाग है वो कहीं ना कहीं टूट जाए, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, अंदर घुसा हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा है ना हाथ का थोड़ा सा कटा हुआ है या टूटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ सॉफ्ट बोन जो रहती है, सॉफ्ट बोन हड्डी टूट जाती है, बैंड हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर।
सो नेक्स्ट हमारा दे रखा है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, जैसा कि यार आप लोग समझ सकते हो, मेरे दो हाथ को अगर मैं मिला दूं दोनों, है ना, और वो हाथ की हड्डी सपोज करो दो हड्डियां हैं, और हड्डियां जब टूटी तो वो एक के ऊपर एक चढ़ गई या एक के ऊपर एक हो गई या घुस गई उनमें, तो ऐसे टाइप के फ्रैक्चर को बोलते हैं हम इम्पैक्ट फ्रैक्चर, जहां पर क्या होता है फ्रैक्चर एक दूसरे के अंदर ज्वाइन हो जाए या एक दूसरे के अंदर टुगेदरी मतलब घुस जाए, ठीक है, ये बोल सकते हो, उसको इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा जॉइंट इंजरी। तो जॉइंट इंजरी क्या होती है, स्वाभाविक सी बात है कि यार आपके जो जॉइंट है वहां पे आपकी जो मसल है वो कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच हो जाए या पुल्ड हो जाए, ठीक है, और आपकी जो बोन है वहां की जो हड्डी है वो ओवर पुल्ड हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट इंजरी। तो जॉइंट इंजरी जो होती है वो कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो जहां जहां पे आपके जॉइंट्स होते हैं, है ना, बॉडी के अंदर, वहां वहां पे ये इंजरी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि यार हम लोग नहीं बोलते कि यार हमारा जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं हमारी जो हड्डी रहती है वो कहीं कहीं अपनी जगह से खसक के दूसरी जगह पे आ जाती है ना, जैसा कि शोल्डर डिसलोकेट के समय पे होता है ना, तो वो क्या होता है, यही तो होता है कि शोल्डर की जो अपर ये जो अपना जॉइंट रहता है यहाँ का खसक के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको वापस नीचे लाया जाता है, ठीक है, उसको ही बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। तो इस तरीके से जो इंजरी होती है ना, जॉइंट के थ्रू कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे, तो जैसे हिप जॉइंट होता है हमारा, शोल्डर जॉइंट होता है ना हमारा, हिंज जॉइंट होता है, जहां जहां पे भी जॉइंट होते हैं वहां पर अगर कोई इंजरी हो रही है आप लोगों को तो वो जॉइंट इंजरी कहलाती है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डिसलोकेशन हो जाना इंजरी में, कहाँ कहाँ पे, फिंगर, शोल्डर, हिप, पटेला हमारा जो होता है वहां वहां पर ये होने को और देखने को मिलती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ मतलब आपके जो चिन के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे कैसे हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल यार आप लोग वॉलीबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेलते समय किसी ने स्मैश मारा रिंग के थ्रू, है ना, और नेट से नीचे लग के आपके लोअर जॉ पे बॉल लग जाए, ठीक है, उसकी वजह से आपका लोअर जॉ जो है वो डिसलोकेट हो जाए या बाउंस बैक हो जाए बॉल, उसकी वजह से डिसलोकेट हो जाए, तो इस तरीके से हो सकता है। एंड देन सेकंड दे रखा है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जैसा कि रोहित शर्मा का हुआ था इन मैच में, है ना, शोल्डर डिसलोकेट, बहुत बार लोगों ने सुना भी होगा ये, तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाना। फिर क्या होता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट कैसे डिसलोकेट हो सकता है, आप जिम में हो, है ना, और आप डेडलिफ्ट मारे ही जा रहे हो किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में, और आपका हिप जॉइंट जो है आपका हिप है वो डिसलोकेट हो जाए, है ना, तो ऐसा होता है, लोग चतरे बनने के चक्कर में कर लेते हैं। एंड देन रखा है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, रिस्ट भी हो सकता है, आप लोग हैवी वेट उठा रहे हो किसी चीज के थ्रू, है ना, और हैवी वेट दिखाने के इंप्रेस करने के चक्कर में आपकी रिस्ट भी डिसलोकेट हो सकती है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को आई होप पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, है ना, और जो जो चैप्टर में मैंने पढ़ाया है पूरा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है, तो आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और जितना मैंने बताया आप लोगों को टेक्स्ट बुक से लेना है, तो कुछ आप लोग अंदर से भी कंटेंट ले सकते हैं, बाकी मैंने ऊपर ऊपर आप लोगों को पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को यूनिट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और आप लोगों को अगर मेरे कंटेंट और वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।